दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एमपीपीएससी का एफएलटी टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। राइट। सो दोस्तों, एफएलटी की हमारी जो श्रृंखला है दोस्तों, इसका ये हमारा 5वां लेक्चर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एफएलटी टेस्ट 5 हमें देखने को मिल रहा है। राइट। सो दोस्तों, यदि आपको ये एफएलटी टेस्ट की श्रृंखला पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के एफएलटी के। राइट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। सो दोस्तों, हमें बताना कितनी, 4 है, 5 है, 6 है या 18 भाषा है। सो दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या है, 6 लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, वे कौन सी 6 लैंग्वेज है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सो यदि बात कर सकते हैं, सबसे पहले संस्कृत की हम बात करेंगे, फिर कन्नड़ की बात करेंगे, फिर उड़िया, मलयालम, तेलुगु और तमिल। सो दोस्तों, ये हमें 6 भाषा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि तमिल है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो ये 6 भाषा दोस्तों हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधिकार के अंतर आता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि जो हमारा चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट कमीशन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो ये दोस्तों हमें क्या है, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों, ये पूछा जाए तो ये अधिनियम कब पास किया गया। तो ये अधिनियम दोस्तों 2005 में पास किया गया था। कौन सा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। ठीक है, ये एक्ट दोस्तों कब 2005 में क्या है दोस्तों बनाया गया था, उसी से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि नीमच में दोस्तों अफीम फैक्ट्री में अल्कलाइड कार्यों की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा कि जो अल्कलाइड फैक्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें क्या दोस्तों नीमच में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये पूछा रहा कि कब शुरुआत की गई। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर 6 अक्टूबर 1976। ठीक है, 6 अक्टूबर 1976 हमें देखने को मिलेगा इसका आंसर। राइट। तो 6 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, नीमच में अल्कलाइड कार्यों की शुरुआत की गई। ठीक है, अफीम फैक्ट्री का। ठीक है, अब नीमच के अंदर अफीम फैक्ट्री हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो भरहूत के स्तंभ है उसकी खोज किसने की। तो दोस्तों पूछा रहा है कि जो भरहूत के स्तूप है उसकी खोज किसने की। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो भरहूत के स्तूप की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया। दोस्तों, पांडुलिपि शब्द जो है, एक बार फिर से गौर करना कि पांडुलिपि शब्द की बात की तो हमें किस भाषा से देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये हमें क्या है, लैटिन भाषा से देखने को मिलेगा। तो पांडुलिपि दोस्तों इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट किस भाषा से लिया गया, तो ये हमें लैटिन भाषा से देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कि इसका अर्थ जानेंगे तो इसका मतलब हाथ से, और स्क्राइबल इसका अर्थ हमें देखने को मिलेगा। राइट, हाथ से लिखना। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखना। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जा रही है दोस्तों, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब क्या है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछी है कि 2022 में क्या देखने को हमें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। इसमें है 135, 136, 140 या 142। तो इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 135। तो 135। ठीक है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमें 135 देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है हमें 135 देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, कवि पद्माकर किस सिंधिया वंश के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों में पूछा रहा है कि जो पद्माकर कवि हमारे वो सिंधिया वंश के किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो रणोजी सिंधिया, महजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया या जयाजी राव सिंधिया। तो दोस्तों, पहला और चौथा ये तो हमारा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों महजी सिंधिया या दौलतराव, तो इसका आंसर हमें दौलतराव सिंधिया देखने को मिलेगा। राइट। तो दोस्तों, पद्माकर, दौलतराव सिंधिया। ठीक है, बस इसको इस तरह से पद्माकर, दौलतराव सिंधिया। राइट। बस किसी एक कैरेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज MS वर्ड में कितनी हो सकती है। सो दोस्तों, कैरेक्टर की जो फॉन्ट साइज है मतलब कोई भी जो लेटर है या कोई भी संख्या तो वो कितना बड़ा हो सकता है। तो ये हमसे फॉन्ट साइज पूछी जाए तो फॉन्ट साइज हमें बताना कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम कितनी रख सकते हैं। तो क्या है, 400, 900, 512 और 1600। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा,
इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, हम मैक्सिमम जो हाई फ़ॉन्ट साइज है 1638 हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है MS वर्ड में हम फ़ॉन्ट साइज हमें 1638 देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन से खिलाड़ी को चुना है, ठीक है, इन्फोसिस के। तो इस पहले पढ़ते हैं, कोलिना मरीन, सुनील छेत्री और राफेल नडाल और अजिंक्य रहाणे। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा राफेल नडाल, ठीक है। जो राफेल नडाल है दोस्तों, उसको क्या है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है हमारे इन्फोसिस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शपथ से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में? तो शपथ दोस्तों हमें क्या सेकंड अनुसूची में देखने को मिलेगी या तीसरी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें क्या है, तीसरी अनुसूची में, सॉरी, तो तीसरी अनुसूची में क्या दोस्तों हमें शपथ देखने को मिलेगी। ओके, तो अब बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में क्या दोस्तों हमें शपथ से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, यदि पूछा जाए दोस्तों कौन कौन से पद के लिए, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, ठीक है, सांसद के सदस्य हो गए। तो इन सभी की शपथ के बारे में अनुसूचित 3 में हमें देखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं दोस्तों, अमृत क्रांति किससे संबंध है? तो अमृत क्रांति दोस्तों किससे संबंध है? नदी जोड़ो परियोजना से, उर्वरक उत्पादन से, बायोडीजल से या बागवानी से? तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिला? तो इसका आंसर दोस्तों हमें अमृत क्रांति मध्य प्रदेश के अंदर नदी जोड़ो परियोजना से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। तो अमृत क्रांति क्या दोस्तों, नदियों से हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या दोस्तों लगभग 37 नदियों को जोड़ने की बात कही गई अमृत क्रांति में, ठीक है। और दोस्तों इनमें नदियों को क्या है, नहरों से भी जोड़ा जाएगा और बांधों से भी हमें जल संरक्षण देखने को मिलेगा। तो इससे क्या दोस्तों, जल की भंडारण क्षमता में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो हमें अमृत योजना, तो अमृत रेवोल्यूशन, ठीक है, अमृत रेवोल्यूशन क्या दोस्तों, नदियों को जोड़ने से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया? सो दोस्तों हमारा जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर दोस्तों, आप संविधान सदन है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया गया। तो अब नया नाम क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों गेहूं के अंदर हमें कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा? तो दोस्तों हमें ठीक है, ग्लूटेन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों गेहूं में हमें ग्लूटेन देखने को मिलेगा, इसलिए इसका एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में इंजेक्शन को, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों इन्फेक्शन के लिए कौन सा विटामिन हमें देखने को मिलेगा? विटामिन A, B, C, D। तो कौन सा हमें देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें विटामिन A को देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि विटामिन A क्या है, इसका रासायनिक नाम रेनिटॉल है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, संक्रमण यदि इन्फेक्शन को से लड़ने में मदद करता है। विटामिन बी की यदि बात करें दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, हमें बेरी रोग देखने को मिलेगा। तो विटामिन बी से क्या है, हमें बेरी रोग देखने को मिलता है, राइट। अगला विटामिन ई की यदि बात करें दोस्तों, तो विटामिन ई दोस्तों प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। मतलब दोस्तों यदि विटामिन ई की यदि आप में कमी है तो आपके अंदर जो प्रजनन क्षमता है, आपका रिप्रोडक्टिविटी है आपकी कम हो सकती है, ठीक है। और विटामिन डी की यदि बात करें तो विटामिन डी की कमी से आपको सूखा रोग हो सकता है, ठीक है, और आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती है। अगला बात करेंगे दोस्तों, थ्रेसाथाविसिन क्या है दोस्तों, श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये नाम तो थोड़ा अजीब ही है, थ्रेसाथाविसिन, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। श्रेथा थाविसिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एशियन कंट्री? तो इसका आंसर हमें बताना है कि कौन सी एशियन कंट्री के। तो ये हमें थाईलैंड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों ये THA थाविसिन है, तो थ से यहाँ भी THA है, ठीक है। तो दोनों को ही दोस्तों हम इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं यदि MCQ के लिए कि यहाँ दोनों में THA है, तो यहाँ भी इसका आंसर हम लगा देंगे, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये दोस्तों हम सभी को पता, जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या है, जम्मू कश्मीर ने क्या है, अलग थलग रहने का फैसला किया था, ठीक है, क्या अलग थलग रहने का फैसला किया था। फिर बाद में दोस्तों जब पाकिस्तान की ओर से आक्रमण हुआ कबायलियों का, तो तब क्या दोस्तों हरि सिंह ने क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे। तो दोस्तों ये कब किए थे ये बताना है हमें। तो दोस्तों ये 26 अक्टूबर 1947 को किए थे, राइट। तो अक्टूबर 1947 हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को किया था। इसमें दोस्तों 26 अक्टूबर नहीं है, लेकिन अक्टूबर 1947 हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला ही हमारा आंसर क्या है, राइट। तो अक्टूबर 1947 में क्या दोस्तों
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं, मतलब रॉन्ग हमें मैच देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर स्थान दिया है दोस्तों और इधर ट्राइब दी गई है। ठीक है, तो अलास्का में कोरियाक जनजाति, अगला देखेंगे आगे और ठीक है, बोर्नियो में पुनान जनजाति, बोर्नियो में पुनान जनजाति, अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति और स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्स जनजाति। तो दोस्तों हमें बताना कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों हमें बताना क्या है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें पहला देखने को मिलेगा क्या। ठीक है, तो पहला ही हमारा आंसर गलत देखने को मिलेगा कि अलास्का के अंदर कोरियाक जनजाति हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्या दोस्तों हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो अलास्का में क्या दोस्तों कोरियाक जनजाति हमें नहीं देखने को मिलेगी। बाकी जो तीन ऊपर के जैसे बोर्नियो, तो बोर्नियो में पुनान देखने को मिलेगा, यस ये हमें सही देखने को मिल रहा है। अरब मरुस्थल में रुवाला, तो अरब में रुवाला हमें देखने को मिलेगा, यस। और स्वीडन तथा फिनलैंड डेजर्ट में हमें लैप्स देखने को मिलेगा, तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों एक बार हमसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे टेस्ट को ही कि जो बोर्नियो है, बोर्नियो के अंदर दोस्तों हमें पुनान देखने को मिलेगा, यस। अरब मरुस्थल में रुवाला देखने को मिलेगा और स्वीडन तथा फिनलैंड में क्या है, लैप्स देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या भरोसा क्वेश्चन टपक जाए। बोर्नियो में पुनान, अरब मरुस्थल में रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स हमें जनजाति देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया। तो किस शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था दोस्तों, ये हमें राजेंद्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 18वां का आंसर दोस्तों हमें राजेंद्र हमें देखने को मिलता है। राजेंद्र प्रथम ने क्या दोस्तों गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना हमें की देखने को मिलेगी। और दोस्तों यदि पूछ लिया कौन सा जिला है, तो ये अरियलूर जिले में देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और यदि कब की थी, तो दोस्तों 1025 ईस्वी में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो ये भी हम बता सकते हैं कि 1025 में की थी। ठीक है, 1025 में इसका हमें देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था संविधान के कौन से संशोधन से हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हमें देखने को मिलेगा कि कौन से संविधान संशोधन से एक मतलब जॉइंट हाईकोर्ट की का प्रोविजन। तो दोस्तों ये है 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन में दोस्तों इस बात का हमें प्रावधान किया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों या दो या दो से अधिक राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हम एक साझा मतलब जॉइंट हाईकोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें 7वां संविधान संशोधन से देखने को मिलेगा। कौन सा 7वां संविधान संशोधन से हमें देखने को मिलेगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की है। तो दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में हमें 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलेगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के हमें न्याय देखने को मिलेंगे दोस्तों। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हमें देखने को मिलेगी। 21 दोस्तों सुंदर महल का प्रतीक है। तो सुंदर महल किसका प्रतीक है, कलिंग पर जीत का गलत, बुंदेल के शासकों की ग्रीष्मकाल राजधानी, राजकुमार दुर्योधन और उनकी प्रेमिका और हिंदू मुसलमान की एकता। तो दोस्तों ये हमें इसका आंसर सी देखने को मिलेगा। ठीक है, 21वें का आंसर क्या दोस्तों हमें सी देखने को मिलेगा। दुर्योधन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक हमें देखने को मिलेगा सुंदर महल। ठीक है, तो एक बार सुंदर महल, दुर्योधन और उनकी उनकी जो प्रेमिका है उनके प्रेम का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों हमें क्या है ओरछा में देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें याद रखना दोस्तों कि ये मंदिर हमें कहाँ है, ओरछा, ये मंदिर हमें ओरछा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों 22वां, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता था। तो दोस्तों शहरों में लगभग क्या है दोस्तों हमें कितना प्रतिशत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि बात करें तो लगभग 27% देखने को मिलेगा। तो आंसर देखते हैं दोस्तों 27.63%, राइट। तो 27.63% लगभग दोस्तों क्या है हमें शहरी जनसंख्या देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की। ठीक है, और यदि बात करें ग्रामीण की तो ये हमें क्या है 72.3% देखने को मिलेगी हमें ग्रामीण जनसंख्या, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों चीनी हेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री जो हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था। ठीक है, तो हेनसांग की बात की जाए दोस्तों कि हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था, दसपुर का, नीमच का, चंदेरी का या महिष्मती का। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो दोस्तों इसने क्या है दोस्तों महिष्मती का क्या है दोस्तों भ्रमण किया था, राइट। तो क्या है और दोस्तों यदि ये पूछ लिया जाए कि जो फायान है कब आया था, तो फायान दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि ये क्या है हर्षवर्धन के शासनकाल में फायान आया था। और आप बताइएगा दोस्तों हेनसांग के बाद
फाइयान, फाइयान कब, फाइयान किसके काल में आता है? हेनसांग तो दोस्तों क्या है, हर्ष के काल में आता। ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। अब फाइयान दोस्तों बताना है आपको कि किसके शासन काल में आया था, ठीक है। और दोस्तों महिष्मती क्या दोस्तों, उस समय मध्य प्रदेश की हमें राजधानी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 24वें क्वेश्चन की कि इसमें क्या इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड की बात की जा रही है दोस्तों कि जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा पहला बैंक बन गया। तो दोस्तों इको फ्रेंडली बात की जा रही है कि तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा भारत का पहला बैंक बन गया। तो दोस्तों ये हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड देने वाला हमें बन गया। तो दोस्तों इसे फैक्ट के रूप में बस याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। 1818 में मंदसौर की संधि किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों 1818 के अंदर मंदसौर की संधि हमें बताना है हमारा 25वां क्वेश्चन कि किसके विरुद्ध हुई थी। तो दोस्तों ये अंग्रेजों तथा सिंधिया के मध्य, सिंधिया तथा होलकरों के मध्य, होलकर अंग्रेजों के मध्य। तो दोस्तों ये हमें इसका पहला आंसर देखने को मिलेगा। 1818 के अंदर जो मंदसौर की संधि दोस्तों अंग्रेजों तथा सिंधिया के मध्य हमें देखने को मिलेगी। तो 1818 में क्या है दोस्तों, अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य हमें संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये संधि कब हुई थी दोस्तों, जनवरी में हुई थी। और ये दोस्तों थॉमस हिलोप्स और मल्हार राव होलकर द्वितीय के बीच में हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सर थॉमस हिस्लोप, क्या दोस्तों, थॉमस हिस्लोप और मल्हार राव होलकर के बीच में हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26वां, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में महाभियोग जैसे शब्द का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये महाभियोग शब्द क्या है, हमें आर्टिकल 61 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 61 दोस्तों क्या महाभियोग शब्द से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में क्या दोस्तों, इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया को। और महाभियोग क्या है दोस्तों, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और संविधान में दोस्तों हमने देख ही लिया कि आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। सो दोस्तों क्या है, स्पेशल रूप से क्या है, बैकवर्ड ट्राइब हमें नहीं देखने को मिलेगी, कौन सी। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शंस, भारिया दोस्तों बेगा है, भारिया सहरिया, लेकिन कोल हमें नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो 27वें का आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। तो भारिया सहरिया भारिया बेगा ये तीनों क्या दोस्तों हमें पिछड़ी जनजाति देखने को मिलेगी, लेकिन कोल हमें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, दिसंबर 2022 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई तट से टकराने वाले तूफान का नाम क्या था। तो अब दोस्तों क्या है, इससे टकराने वाला तूफान का नाम हमें बताना है, चक्रवाती, आसानी, साइक्लोन बिपरजॉय, मेंडोस और सीतारंग है ना, सीतारंग ये कौन सा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अधिकतर हमें बिपरजॉय का आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन बिपरजॉय नहीं होगा क्योंकि दोस्तों बिपरजॉय तो बहुत सुर्खियों में था, लेकिन हमसे पूछा रहा है कि दिसंबर में, तो ये हमें मेंडोस देखने को मिलेगा। साइकिल मेंडोस की भी बात की है दोस्तों, ठीक है। तो 28वां का आंसर दोस्तों हमें मेंडोस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई के तट से टकराया था और भीषण वर्षा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये 2022 का दोस्तों हमें तीसरा चक्रवात देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां, हम देखेंगे कि तांबा उत्पादन का कार्य करने वाली कंपनी, ठीक है, तांबा उत्पादन का काम करने वाली कंपनी हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किस स्थान पर कार्य कर रही है। तो बताना दोस्तों कि ये कंपनी कहाँ पर काम कर रही है। दोस्तों इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है। तो सबसे तांबा दोस्तों कहाँ होता है, मलजखंड। और मलजखंड में कहाँ है दोस्तों, हमें बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो मलजखंड और बालाघाट, राइट। तो हमें देखने को मिलेगा बालाघाट इसका आंसर। तो बालाघाट दोस्तों क्या आएगा, इसका आंसर हमें सही देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरसीध बारहसिंगा यह कान्हा टाइगर रिजर्व का शुभंकर है, इसको किसने डिजाइन किया है। तो दोस्तों इसको चक्रवर्ती ने डिजाइन किया है। अब कौन सा चक्रवर्ती है, अशोक चक्रवर्ती है या रोहन। तो इसका आंसर दोस्तों हमें रोहन चक्रवर्ती आंसर देखने को मिलेगा। तो रोहन चक्रवर्ती ने दोस्तों क्या भूरसीध बारहसिंगा को डिजाइन किया है, राइट। अगला देखेंगे दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंदर यदि बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक के अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों त्रिपिटक के अंदर बात किया जाएगी कौन सा हमें सम्मिलित नहीं देखने को मिलेगा। तो नहीं को दोस्तों पहले मार्क करना है। विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, लेकिन परिशिष्टि पर्वन हमें नहीं देखने को मिलेगा। परिशिष्ट पर्वन हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। और तीनों के तीनों क्या है, हमें पिटक देखने को मिलेंगे, राइट।
केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, पढ़ाई, लिखाई, उल्लास या आनंद। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा ये बताना है। तो ये दोस्तों हमें क्या है, उल्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, उल्लास। तो ऐप का नाम क्या है दोस्तों, उल्लास हमें देखने को मिलेगा। तो उल्लास ऐप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में असत्य है। असत्य मतलब हमें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। मध्य प्रदेश का 9.8% भाग अपने पास रखता था। दोस्तों ये बात सही है कि जो टोटल भारत का जो भूभाग है उसका 9.3% या 9.38% मध्य प्रदेश के पास है। और दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश दूसरा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी है। दोस्तों दक्षिणी सीमा क्या है, क्या हमें दक्षिणी सीमा चंबल नदी देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों चंबल नदी हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग मिल गया। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। यस, बिल्कुल सही बात है कि 5 राज्यों से स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की जो सीमा। अगला क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है। तो यस, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये हमारा बी वाला रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो ये हमें ताप्ती नदी देखने को मिलेगी, ना कि दोस्तों क्या है, हमें चंबल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, ना कि दक्षिणी। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, डू द राइट थिंग टैगलाइन किसकी है। डू द राइट थिंग। ठीक है, तो डू द राइट थिंग किसकी टैगलाइन हमें देखने को मिलेगी। इससे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि डू द राइट थिंग मतलब सही चीजें कीजिए, ये किसकी टैगलाइन हमें देखने को मिलेगी। ट्विटर की, सोनी इरिक्सन की, गूगल की या एप्पल की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, हमें गूगल का देखने को मिलेगा। तो गूगल क्या है, ओपन सोर्स देखने को है, और ये हमें क्या है, डू द राइट थिंग क्या गूगल की देखने को मिलेगी। तो ठीक है, डू द राइट थिंग गूगल की हमें देखने को मिलेगी। और ये क्या है, एक प्रकार की आचार संहिता है, हमें देखने को मिलेगी गूगल। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों 35वां आंसर कि यांडेक्स क्या है। ठीक है, यांडेक्स क्या है। तो यांडेक्स के बारे में बताना है कि यांडेक्स क्या है। तो यांडेक्स क्या है दोस्तों, हमें ऑप्शन देखते हैं कि यांडेक्स प्रोग्राम है, ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर या सर्च इंजन है। तो यांडेक्स दोस्तों हमें एक सर्च इंजन देखने को मिलेगा। जिस तरह से गूगल, बिंग, ठीक है, ये सब क्या है सर्च इंजन हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से क्या है हमें ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यांडेक्स। तो दोस्तों यांडेक्स क्या है, ये रूस का हमें सर्च इंजन देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक विंग है, गूगल है, ब्रेव है, ये सब भी क्या है सर्च इंजन हमें देखने को मिलेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को किस वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया, घोषित किया। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो जैन समुदाय है उसको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कब अधिसूचित किया। तो 2014 में, 2002 में या 2008 में। तो दोस्तों इसका आंसर हमें 2014 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सन 2014 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय का स्टेटस दिया। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों कि हमारे पास 5 धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दोस्तों, एक तो ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, और अब हमें क्या दोस्तों जैन भी क्या है अल्पसंख्यक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ठीक है दोस्तों, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की जा रही है कि जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो कौन से केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कौन से मंत्रालय से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों 37वां का क्वेश्चन हमें कौन सा देखने को मिलेगा कि आवास एवं शहरी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या ग्रामीण मंत्रालय। सो दोस्तों ये क्या है, NMMS। ठीक है, NMMS हमें क्या ग्रामीण मंत्रालय की पहल देखने को मिलेगी। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम दोस्तों हमें ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है मनरेगा की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो मनरेगा भी दोस्तों हमें याद रखना है, क्या है दोस्तों, MG नरेगा। ठीक है, MG नरेगा को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट। तो मनरेगा की क्या दोस्तों मॉनिटरिंग करने से संबंधित हमें ये देखने को मिलेगा। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है। तो भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों हमें क्या है, एक नृत्य के बारे में यह बात की जा रही है कि पहला नृत्य ऐसा जो कि क्या है थिएटर कला के लिए नए सिरे से तैयार भी किया गया है और साथ ही देश विदेश दोनों में ही व्यापक रूप से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो अभी 4 दोस्तों नृत्य देखने को मिलेंगे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी,
मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, भरतनाट्यम इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर दोस्तों भरतनाट्यम देखने को मिलेगा, राइट। भरतनाट्यम क्या दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। भारत की संविधान सभा के सदस्य में से निम्नलिखित में से कवि रहे। तो दोस्तों अब हमें बताना कि भारत की जो संविधान सभा है इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक कवि रहे हैं, कवि, ठीक है, न कि साहित्यकार। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कौन दोस्तों इनमें से कवि रहे हैं। सो दोस्तों आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ये क्या है, एक प्रकार से हमें कवि भी देखने को मिलेंगे। तो बालकृष्ण नवीन क्या दोस्तों हमें कवि देखने को मिलेंगे। पॉपिंग क्रीज इज एसोसिएटेड विथ। तो पॉपिंग क्रीज दोस्तों किससे एसोसिएट है, वॉलीबॉल से है, बास्केटबॉल से है, हॉकी से है या क्रिकेट से हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये हमें क्या है, सब क्रिकेट से देखने को मिलेगा। तो क्रिकेट क्या लोगों के पास क्या है दोस्तों, क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक अधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हो परंतु वे शरारत छोड़ गए हों, ठीक है, शरारत छोड़ गए हों। तो दोस्तों एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार की बात की गई हो, पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। तो दोस्तों ये कौन निम्नलिखित में से कथन संविधान सभा की बहस में कहा गया था। तो किसने कहा था दोस्तों ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब ये चार हमें आंसर देखने को मिलेंगे, सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और NG रंगा। सो दोस्तों इसका आंसर हमें बताना है कि कौन सा हमें देखने को मिलेगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है दोस्तों, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की हुकूमत के समय सर्वप्रथम किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों पूछा गया कि जो ब्रिटिश भारत के समय सबसे पहले क्या है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा पद की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये हमें 1800 के समय देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी 1935, 1959, 1976। सो दोस्तों हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 1935 के अधिनियम। तो दोस्तों ये 1935 के अधिनियम में हमें देखने को मिलेगा, भारत सरकार 1935 में हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी जो हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 1935 में इसकी नियुक्ति का इंग्लैंड के राजा के द्वारा की जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पीर बुधान का मकबरा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये पूछा है दोस्तों मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा, दोस्तों यहाँ पे पीर बुधान मेला भी लगता है। तो ये दोस्तों हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा, 43वें का हमें आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो मेला है पीर बुधान का लगभग 250 साल से अभी तक लगे ही आ रहा है और ये अगस्त सितंबर माह में लगाया जाने वाला मेला हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 44वां क्वेश्चन है, किस आयोग यह समिति की सिफारिश पर भारत में इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था की। सो दोस्तों ये इंटर स्टेट काउंसिल हमें इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें, पुंछी, राजमन्नार, कोठारी या सरकारी आयोग। सो दोस्तों ये आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग के आधार पर क्या है दोस्तों, हमने इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की थी। दोस्तों याद रखना है दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना क्या है दोस्तों, हमने सरकारी आयोग के अनुशंसा पर की थी, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इंटर स्टेट काउंसिल है क्या है, इसके लिए हमें कौन सा अनुच्छेद देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 263 हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 263 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 263 क्या है, हमें इंटर स्टेट काउंसिल से हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 263 का दोस्तों हमें इंटर स्टेट काउंसिल से देखने को मिलेगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। तो दोस्तों राजस्थान में 10 सीटें, मध्य प्रदेश में 7 सीटें और कर्नाटक से दोस्तों सही मैच करना है, ठीक है, तेलंगाना कर्नाटक। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैं तो छोड़ देता हूँ, अटेम्प्ट तक नहीं करता हूँ, राइट। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है, इन्हें कालक्रम के अनुसार अरेंज भी करना है। तो अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है, इनके लिए सही कोड बताना कि कौन सा कब बना और इनका राज्य के रूप में दोस्तों इनका गठन कब हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो हमें इसका सही क्रम बताना है, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन चारों में सबसे पहले हमें क्या है, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा जो 1971 में बना, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, और झारखंड 2000 में बना, और तेलंगाना दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि इन सबसे सबसे आखिरी में तेलंगाना ही बना। तो तेलंगाना दोस्तों हमें क्या है 2014 में देखने को मिलेगा। और झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड क्या सन 2000 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि तेलंगाना सबसे आखिरी में हो। तो दोस्तों क्या दूसरा सबसे आखिरी में हो। तो दोस्तों केवल यही ऑप्शन है जहाँ पर हमें क्या दूसरे सबसे आखिरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आखिरी में सबसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश 1971 में, तो हिमाचल प्रदेश 1971 तो दोस्तों हमारा सबसे पहले कौन सा VI चौथा होना चाहिए, उसके बाद और दूसरा सबसे आखिरी में हो जाए। तो दोस्तों इस तरह का हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बनेगा 1987 में, झारखंड सन 2000 में बनेगा, और तेलंगाना 2014 में बनेगा। तो दोस्तों हमें यदि एक भी पता होता कि तेलंगाना सबसे आखिरी में बना है और अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना से पहले ही बना होगा और हिमाचल प्रदेश भी तेलंगाना से पहले ही बना होगा, तो दोस्तों हम क्या है दो क्वेश्चन को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, सॉरी दो ऑप्शन को, इन दो ऑप्शन को दोस्तों हम एलिमिनेट कर सकते थे। फिर यदि हम 50-50 चांस लेके भी करते तब भी हमारा आंसर क्या है दोस्तों सही होने के चांसेस अधिक थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो ब्लैक सी क्या है, ब्लैक सी से किसकी सीमा नहीं टकराती। अजरबैजान, टर्की तो है दोस्तों देखने को मिलेगा, बुल्गारिया एंड जॉर्जिया और अजरबैजान। तो हम बताना है दोस्तों कि कौन सा। तो दोस्तों टर्की की सीमा हमें बिल्कुल देखने को मिलेगी और बुल्गारिया की भी देखने को मिलेगी, और दोस्तों जॉर्जिया की भी कुछ हद तक देखने को मिलेगी, लेकिन अजरबैजान की सीमा हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या दोस्तों हमारा अजरबैजान आ जाएगा। तो अजरबैजान की सीमा क्या दोस्तों ब्लैक सी से हमें मिलती हुई नहीं देखने को मिलेगी, राइट, ठीक है। तो यदि बात करें दोस्तों काला सागर की, तो इसमें क्या बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, रूस, यूक्रेन, टर्की, ये सभी क्या दोस्तों ब्लैक सागर से हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जॉर्जिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉकस पर्वतमाला भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सेम क्वेश्चन पूछा, यहाँ भी दोस्तों पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों कौन सा युग्म हमें यहाँ सही नहीं देखने को मिलेगा, तो रॉन्ग हमको फाइंड आउट करना। तो कौन सा युग्म सही नहीं है अब देखते हैं। हमारा नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तराखंड, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। पालघाट क्या है दोस्तों बताया जा रहा है कि केरल में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा गलत है, ठीक है, तो गलत बताना है हमें। सो दोस्तों हम सभी को पता है कि पालघाट तो केरल से संबंधित है, तो ये तो हम सभी को पता होता ही है अधिकांश दोस्तों। और रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सबको अधिकांश पता ही होता है। और लिपू लेक दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में, ये थोड़ा हो सकता नहीं पता, लेकिन नाथुला दोस्तों हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। नाथुला क्या है दोस्तों हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। तो नाथुला क्या है दोस्तों हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, ये हमें कहाँ सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ये नाथुला की यदि बात करें दोस्तों, तो नाथुला क्या है दोस्तों हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्किम। तो नाथुला दर्रा क्या हमारा सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और लिपू लेक उत्तराखंड में सही है, लिपू लेक उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही है। तो एक बार दोस्तों हम यहीं से रिवाइज भी कर लेते हैं। लिपू लेक हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, पालघाट हमें केरल में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पालघाट केरल, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और लिपू लेक उत्तराखंड, राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मखफी उपनाम से रचनाएं लिखी। सो दोस्तों कौन सा व्यक्ति है जिसने क्या है अपना नाम मखफी रखा और मखफी के नाम से रचनाएं लिखी है। गुलबदन बेगम ने, नूरजहां ने, और जेबुनिरा ने, या रोशन आरा ने। तो दोस्तों हमको बताना है कि किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका नाम हमारा है जेबुन्निसा, ठीक है। जेबुन्निसा ने क्या दोस्तों जेबुन्निसा ने क्या दोस्तों मखफी के उपनाम से रचनाएं लिखी है, ठीक है। अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 50वां हमारा कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक बुक के लेखक कौन है। तो ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है इसके लेखक हमें देखने को मिले, पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन डेवलपमेंट दोस्तों इसके लेखक कौन हमें देखने को मिलेंगे। WM एडम्स, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या चेवंग नॉफरेल, ठीक है, चेवंग नॉफरेल ने लिखी है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा WM एडम्स। इसका आंसर क्या है दोस्तों, WM एडम्स ने ये पुस्तक हमें देखने को मिलेगी, WM एडम्स ने क्या है ये बुक लिखी है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो दोस्तों इसे बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छरों के काटने से नहीं होता है, राइट। अगला देखते हैं, तो डेंगू, निद्रा रोग, मलेरिया, या फिर फाइलेरियासिस, ठीक है। तो दोस्तों ये निद्रा रोग क्या दोस्तों हमें मच्छर के काटने से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।
हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो दोस्तों ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों ये हमें 7वां देखने को मिले, नहीं दोस्तों, टाइगर रिजर्व की बात की तो टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा? सो दोस्तों इसका आंसर क्या है हमारा? 54वां देखने को मिलेगा। सो दोस्तों शायद टाइगर रिजर्व 7वां है और नेशनल पार्क 54वां हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार कंफर्म कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये 7, अच्छा, राज्य का 7वां है और पूरे भारत का 54वां, ठीक है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों ये हमें 7वां देखने को मिलेगा। यदि पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर दोस्तों ये 54वां हमें देखने को मिलेगा। तो टोटल 54वां टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 1 नवंबर सन 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा संगीत श्रेणी के लिए अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, है ना, संगीत श्रेणी के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है? तो ठीक है, ये बताना दोस्तों। तो इंदौर को, जबलपुर को, ग्वालियर को या मैहर को? तो हमें बताना किसे दोस्तों संगीत सिटी के रूप में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये इसका आंसर हमें क्या है? ग्वालियर देखने को मिलेगा, राइट। तो ग्वालियर हमें इसका संगीत, क्योंकि दोस्तों ग्वालियर में क्या है, जो तानसेन थे उनकी सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या, ग्वालियर देखने को मिलेगा, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी क्या है, अब कहलाई गई है, ठीक है। और यूनेस्को ने दोस्तों इसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। क्या दोस्तों, सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में दोस्तों क्या हमें ग्वालियर को मान्यता देखने को मिलेगी। तो सिटी ऑफ म्यूजिक क्या है दोस्तों, ग्वालियर को मान्यता दी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी में परावर्तित होता है? तो सूर्य की रोशनी में सबसे ज़्यादा परावर्तित हमें कौन देखने को मिलेगा? रेगिस्तान, रेत का रेगिस्तान, धान का रेगिस्तान, ताज़ा बर्फ में ढकी हुई भूमि या फिर प्रेयरी भूमि? तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? ताज़ा बर्फ में ढका हुआ रेगिस्तान, ये हमें देखने को मिलेगा। या दोस्तों बर्फ में ढकी हुई भूमि हमें देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि हमें देखने को मिलेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों कब देखने को मिलेगी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है दोस्तों हमें कब देखने को मिलेगी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों हमें 1966 में देखने को मिलेगी, राइट। तो दोस्तों इसकी स्थापना क्या है, 1966 में हमें देखने को मिलेगी। तो 1966 में क्या दोस्तों, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हमें देखने को मिलेगी। अदालत ए आला रणजीत सिंह ने किस स्थान पर स्थापना की? तो दोस्तों रणजीत सिंह ने क्या है, अदालत ए आला की स्थापना की थी। अब बताना ये कहाँ पर की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हमें लाहौर देखने को मिलेगा, राइट। हमें अमृतसर नहीं लगाना, लाहौर लगाना है, ठीक है। तो रणजीत सिंह ने क्या दोस्तों, लाहौर के अंदर क्या है, अदालत ए आला की स्थापना की थी, राइट। तो एक बार हमें 2 फैक्ट भी याद हो गए दोस्तों कि रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी और कहाँ की थी दोस्तों, ये हमें लाहौर में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पुस्तक तथा उनके लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुलमित, मतलब कौन सा हमें गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया राजेंद्र प्रसाद और बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन हमें गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सा हमें गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, तो दोस्तों ये तो हमें सही देखने को मिला कि जो इंडियन मिरर है दोस्तों केशव चंद्र सेन ने लिखी थी, राइट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, ये बात भी सही है। अनहैप्पी इंडिया ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी क्या? तो ये दोस्तों हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा कि अनहैप्पी इंडिया राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिखी थी। और बंदी जीवन दोस्तों ये तो बिल्कुल ही सही है, तो सबको ये तो रटा हुआ वाला फैक्ट होता है कि जो बंदी जीवन है सचिंद्र सान्याल ने लिखी थी। तो बंदी जीवन क्या दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी। तो अनहैप्पी इंडिया दोस्तों क्या है, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिखी थी। दोस्तों अब अनहैप्पी इंडिया लिखी किसने दी थी? तो अनहैप्पी इंडिया दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक हमें देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर दोस्तों हम लिख लेते हैं कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी, राइट। अब दोस्तों यदि बात करें कि लाला लाजपत ने और क्या, तो केसरी नाम से दोस्तों हमें एक अखबार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने क्या दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में क्या नारे भी लाए थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था और बुरी तरीके से घायल भी हुए थे और साथ में उनकी मृत्यु भी हमें देखने को मिलेगी। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय ने क्या है, अनहैप्पी इंडिया की एक बुक लिखी थी, ठीक है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है। तो नोबी और कांतो मैदान हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। तो बताना है दोस्तों कि हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों नोबी और कांतो हमें क्या है, जापान में देखने को मिलेंगे। नोबी और कांतो क्या है, नोबी और कांतो हमें जापान में देखने को मिलेंगे। नोबी और कांतो क्या जापान में देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो दक्षिण हमारा जो सतपुड़ा क्षेत्र है उसकी जो श्रेणियां हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर मतलब इस तरह इस दिशा में हमें बताना है कि पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम हमें बताना है। तो महादेव की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, फिर मेकाल, गलत। महादेव, मेकाल, बड़वानी, गलत। दोस्तों हमें क्या है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, बड़वानी की पहाड़ी, फिर महादेव की पहाड़ी, फिर मेकाल। तो ये दोस्तों हमारा पहला ही हमारा आंसर सही देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका हमारा 59 का आंसर क्या है दोस्तों, हमारा पहला ही सही देखने को मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें बड़वानी की पहाड़ी देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें महादेव की पहाड़ी देखने को मिलेगी और फिर हमें मेकाल देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमारा बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 60वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। तो बेतवा नदी पर हमें कौन सा बांध नहीं देखने को मिलेगा, तो नहीं बताना है दोस्तों। तो राजघाट बेतवा नदी पर क्या है, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध और बाण सागर बांध, ठीक है। तो ये बताना है दोस्तों हमें कौन सा इनमें से बांध नहीं देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमें 60वें का आंसर हमें डी देखने को मिलेगा, बाण सागर बांध। तो बाण सागर बांध क्या दोस्तों हमें नहीं देखने को मिलेगा, कहाँ पर, बेतवा नदी पर। क्योंकि दोस्तों बाण सागर बांध क्या है, हमें शहडोल जिले के देवलोन गांव में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दोस्तों सोन नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों कहाँ हमें, सोन नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। बाण सागर बांध क्या दोस्तों हमें सोन नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, सोन नदी के ऊपर हमें बाण सागर बांध देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमें और फैक्ट भी याद होगा कि जो राजघाट बांध है, राजघाट बांध, परीक्षा बांध और माता टीला बांध, ये तीनों के तीनों क्या दोस्तों हमें बेतवा नदी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें एक नया फैक्ट भी याद होगा दोस्तों यही कहीं कि राजघाट बांध, परीक्षा बांध और माता टीला बांध हमें कहाँ, बेतवा नदी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेतवा नदी पर हमें देखने को मिलेंगे राजघाट बांध, परीक्षा बांध और माता टीला बांध, ये तीनों हमें क्या है, बेतवा नदी पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाण सागर बांध है, बाण सागर बांध दोस्तों हमें कहाँ है, सोन नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये शहडोल जिले के देवलोंद गांव में हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु बिल्ड द जंतर मंतर इन उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के में जंतर मंतर किसने बनाया। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हमें सवाई राजा जयसिंह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सवाई राजा जयसिंह ने क्या दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण कराया, ठीक है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का उनके प्राप्ति स्थलों से मिलान करना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, हमको इसका क्या है दोस्तों अरेंज करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है 62 हमारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बताना कि किस कहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। जिससे यदि बात करें तो सबसे पहले जो हमें पता होता है फ्रिक्वेंट भी उसको देखेंगे दोस्तों। तो यदि बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर दोस्तों हम सभी को पता है कि ये हमें भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। तो संगमरमर क्या दोस्तों हमें भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। यदि बात करें रॉक फॉस्फेट की, तो दोस्तों हम सभी को पता है कि रॉक फॉस्फेट है ये हमें झाबुआ में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो रॉक फॉस्फेट है वो क्या है दोस्तों हमें झाबुआ में देखने को मिलेगा, रॉक फॉस्फेट हमें झाबुआ में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो जिप्सम की यदि बात करें तो जिप्सम हमें रीवा में देखने को मिलता है अधिकांश, है ना। जिप्सम क्या दोस्तों हमें रीवा में देखने को मिलता है, जिप्सम क्या दोस्तों हमें अधिकांश रीवा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिप्सम क्या है रीवा में देखने को मिलता है। वो भी बच्चा हमारा क्या है सूरमा। तो सूरमा हमें अब जबलपुर में देखने को मिलेगा। सूरमा क्या है, सूरमा हमें जबलपुर में देखने को मिलेगा, सूरमा क्या है जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन यदि सॉल्व हो गया होगा तो सोल्व है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या है दोस्तों, देखना है कि संगमरमर भेड़ाघाट। तो पहले का सी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी दूसरे का क्या है सी, दूसरे का सी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी और डी दोनों में हमें देखने को मिल रहा है। और चौथे का ए सूरमा, ये भी हमें बी और डी देखने। तो पहले का हमें रॉक फॉस्फेट दूसरा, तो पहले का बी, तो इसका आंसर हमें डी देखने को मिलेगा, ठीक है आंसर। तो ये हम इसको आंसर लगाएंगे डी, 62वें का हमें डी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम राजा मंदिर। तो राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, राम राजा मंदिर का निर्माण दोस्तों मधुकर शाह ने कराया था, राइट। तो ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि राम राजा मंदिर का निर्माण किसने, मधुकर शाह ने करवाया था। तो राम राजा मंदिर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, ये हमें क्या है 16वीं शताब्दी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो मंदिर है उस रानी गणेश कुंवारी के रूप में के लिए बनाया था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण रानी गणेश कुंवारी ने एक अपने
सपने के बाद किया था। तो एक सपना देखा था दोस्तों रानी ने, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, भगवान राम ने उसे क्या है एक मंदिर बनवाने के लिए कहा था। तो दोस्तों ये रानी को भगवान राम ने मंदिर बनाने के लिए कहा था, इसीलिए दोस्तों क्या है मधुकर शाह ने क्या है मंदिर बनाने का काम करवाया, राइट। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किस राज्य से होकर गुजरता है। तो फालतू क्वेश्चन तो इस तरह क्वेश्चन यदि दोस्तों नेशनल हाईवे वाला टॉपिक कंप्लीट हो तो ही करना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एमपी मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में बात की जाएगी दोस्तों, कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग उसके बारे में बताना है। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन दिसंबर 1993 में किया गया था। ठीक है, इसमें एक सचिव होता है जो राज्य क्या होता है, इसमें एक सचिव होता है, इसका राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, अब बताना कि कौन से हमें सही देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या है बताना कि क्या 1993 में किया गया था और क्या इसमें एक सचिव होता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो दोनों ही गलत है हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या है दोनों के दोनों हमें गलत देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बात है कि इसके अंदर क्या है 1994 में हमें देखने को मिलेगा गठन। ठीक है, एमपी का जो चुनाव आया था 1994 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए कौन सा आर्टिकल है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके अंदर हमारा आर्टिकल नंबर 243 के हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 243 के माध्यम से हमें क्या है मध्य प्रदेश का इलेक्शन आयोग का गठन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है इसकी नियुक्ति क्या है राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यदि पूछा है कि किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और उसे उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, राइट। और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, स्टेट पब्लिक कमिश्नर की बात किया जाए तो ठीक है आर्टिकल 315 से ये भी निकलता हुआ देखेगा। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमें बताना है। तो विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा इसे पूछा था कि हटाया जा सकता है। तो जो हमारा स्टेट पीएससी है दोस्तों उसके किसके द्वारा हटाया जाएगा। तो दोस्तों विधानसभा में महाभियोग के द्वारा राज्यपाल के द्वारा हटाएगा। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाएगा। उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर कंडक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये बताना दोस्तों कि एमपीपीएससी दोस्तों हम सभी को इतना तो पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी का जो सदस्य है उसको हटाने के लिए क्या हमें राष्ट्रपति को अधिकार है। तो हमें पहले देखना है कि राष्ट्रपति कौन से ऑप्शन में देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर तो राज्यपाल है, ठीक है, यहाँ पर भी राज्यपाल है और दोस्तों क्या यहाँ पर भी राज्यपाल है। तो दोस्तों हम सभी को यदि इतना भी पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा तो फिर हमें दोस्तों ये आंसर सी हम सही लगा देंगे कि जो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा हमारा एमपीपीएससी का सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। तो दोस्तों हमें टोटल बताना है कि जो कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनके राज्यों की सीमा क्या है हमें टकराती हुई देखने को मिलेगी किससे, समुद्र से। तो दोस्तों भारत के लगभग 9 राज्य क्या हैं देखने को मिलेंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 और 4 हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो 9 और 4 दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि 9 हमारे राज्य हैं और 4 यूटीज हैं जिनकी सीमा क्या है समुद्र से टकराती है, राइट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो दोस्तों पूछा रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों हमें आंसर 1939 में देखने को मिलेगा। तो 1949 में क्या दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक का कब गया, तो 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को क्या दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 69 का आंसर देखेंगे हम। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या था दोस्तों, साइबर लॉ की जो शब्दावली उसमें DOA डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों एक प्रकार का हमें अटैक है। ठीक है, एक प्रकार साइबर हमला जिसमें अपराधी क्या है किसी नेटवर्क से जुड़ जाता है और होस्ट की सेवाओं को अस्थायी रूप के लिए अस्थायी काल के लिए क्या है दोस्तों प्रतिबंधित या बाधित कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है जो उपयोग करता है दोस्तों उस समय के लिए क्या उन सेवाओं को एक्सेस नहीं कर पाता। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो दोस्तों एक बार याद रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, विधि आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष ये तो होता है पदेन सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष ये भी पदेन सदस्य होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ये भी होता है। लेकिन दोस्तों विधि आयोग का अध्यक्ष हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमें बी देखने को मिलेगा। ठीक है, 70वें का आंसर क्या दोस्तों हमें बी देखने को
मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें सदस्य नहीं देखने को मिलेगा विधि आयोग का सदस्य। तो दोस्तों और कौन कौन से सदस्य होते हैं देख लेते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी पदेन सदस्य होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग का भी, अनुसूचित जनजाति आयोग का भी, और राष्ट्रीय महिला आयोग का भी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, और विकलांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त। इन ये सभी क्या है दोस्तों हमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 71 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। बलसाड़ सत्याग्रह की बात किया है कि जो बलसाड़ सत्याग्रह हमें का नेतृत्व किसने किया था। तो बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है ये होगा वल्लभ भाई पटेल ने। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या है बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बलसाड़ सत्याग्रह दोस्तों क्या है दोस्तों हमें क्या गुजरात में देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि बात किया तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये 1923-24 में हुआ था। तो दोस्तों 1923-24 में ही हमें बलसाड़ सत्याग्रह देखने को मिलेगा। इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके अंदर क्या तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो डकैती कर है ना, डकैती टैक्स होता इसके विरोध में क्या दोस्तों आंदोलन किया था। इसमें क्या है डकैतियों का कहर दबाने के लिए एवं पुलिस व्यवस्था को चुस्त करने के उद्देश्य से क्या है सरकार ने क्या दोस्तों बलसाड़ के प्रत्येक व्यक्ति पर 2 रुपये 7 आने का कर लगाने की घोषणा की। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति पर क्या है 2 रुपये 7 आने का टैक्स लगा दिया, और ये टैक्स की वसूली की गई थी दोस्तों। कौन सा टैक्स था दोस्तों, ये डकैती कर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि क्या हम सब डकैत थे। तो दोस्तों इसके विरुद्ध में क्या है बलसाड़ सत्याग्रह हमें देखने को मिलेगा 1923 में। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया। डॉक्टर वेणुगोपाल ने, विलियम हार्वे ने, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, या विलियम बेट्रिक ने। तो विश्व का पहला दोस्तों हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमें डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हमें याद रखना है डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड। ये भी दोस्तों पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड या बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने क्या है दोस्तों विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया है, ठीक है। और ये कब किया दोस्तों, ये 1967 में किया गया था। तो दिसंबर 1967 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित थे, कितने स्थान आरक्षित थे। तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव 2023 था इसमें राज्य विधानसभा में, ठीक है, स्टेट असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए हमें देखने को मिलेगा कितने पद आरक्षित थे। दोस्तों हमें इसका आंसर क्या है 47 देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों 47 नहीं 35 देखने को मिलेगा, राइट। तो 35 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो दोस्तों अनुसूचित SC के लिए 35 और ये 47 की यदि बात करें तो ये दोस्तों हमें क्या है शेड्यूल ट्राइब के लिए देखने को मिलेगा। ST के लिए दोस्तों हमें 47 देखने को मिलेगा और SC के लिए दोस्तों हमें 35 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि जो स्टेट असेंबली है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 35 और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमें 47 हमें सीटें आरक्षित देखने को मिलेगी। विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड फूड डे है ना, विश्व खाद्य दिवस का बताना है कि कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को क्या है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। इसमें क्या भूख से पीड़ित लोगों के लिए क्या जागरूकता फैलाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। दोस्तों आप 75 का क्वेश्चन देखेंगे। हम देखेंगे हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है। तो दोस्तों हमें 8वां महाद्वीप का पता होना चाहिए। तो दुनिया का जो 8वां महाद्वीप है उसका नक्शे में उसका नाम क्या है। तो दोस्तों क्या है इसका नाम हमें देखने को मिलेगा, इसमें ज़ीलैंडिया हमें नाम देखने को मिलेगा। तो ज़ीलैंडिया इसका नाम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 75 का C आंसर देखने को मिलेगा ज़ीलैंडिया। बस ना नाम याद रखना कि ज़ीलैंडिया, ठीक है। ZEALANDIA ज़ीलैंडिया, ठीक है। इसका नाम क्या दोस्तों ज़ीलैंडिया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष उज्जैन में अगला सिंहस्थ कुंभ होगा। तो अगला सिंहस्थ दोस्तों हमें कब देखने को मिलेगा, ये दोस्तों हमें 2028 में देखने को मिलेगा। याद रखना दोस्तों कि जो सिंहस्थ है अगला सिंहस्थ हमें क्या है 2028 में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 12 साल के बाद होता है। तो प्रत्येक 12 साल के बाद होता है। तो दोस्तों 12 साल कब हो गए 2028 में 12 साल होगा, ठीक है। महर्षि दधीची पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो महर्षि दधीची पुरस्कार दोस्तों बताना है किसको प्रदान किया जाता है, निःशक्त जनों के कल्याण के लिए, प्रसिद्ध पत्रकार को, सीनियर खिलाड़ी को, या खेल प्रशिक्षकों को। तो ये बताना है हमें दधीची पुरस्कार। तो दोस्तों ये दधीची पुरस्कार निःशक्त जनों के कल्याण के लिए समाज सेवा। तो जो व्यक्ति भी दोस्तों
वेलफेयर वर्क करते हैं डिसेबल पर्सन के लिए क्या है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, महर्षि दधीची पुरस्कार। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो 78 का भी, तो सर विलियम जोन्स ने क्या दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों किसने, विलियम जोन्स ने की थी। तो विलियम जोन्स ने क्या दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था। सो दोस्तों हमें बताना है कि किस जिले में बीरबल का जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों हमें क्या सीधी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, और इनका जन्म कहाँ, सीधी जिला में हुआ था। ठीक है, और गांव यदि पूछ लिया जाए तो दोस्तों गांव इनका घोघरा था। तो घोघरा गांव में दोस्तों हमें बीरबल का जन्म देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जो स्टेट का है, मध्य प्रदेश का स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें जबलपुर में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ कब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये दोस्तों सॉरी दोस्तों देहरादून, इसका आंसर यस जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसका आंसर तो दोस्तों कि जबलपुर में, और इसका आंसर कब की गई थी, तो ये दोस्तों 1963 इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो जबलपुर याद रखना दोस्तों कि कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, और ये 1963 में मिलेगा। ठीक है। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान, तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों हमें 1963 में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना कहाँ, जबलपुर में देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य महिला आयोग द्वितीय अध्यक्षा कौन थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो दूसरी अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती जानकी पटनायक, श्रीमती मोहिनी गिरी, या श्रीमती विभा पार्थसारथी, या श्रीमती रेखा। तो ये दोस्तों इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या है, श्रीमती मोहिनी गिरी देखने को मिलेगा। तो श्रीमती मोहिनी दोस्तों क्या हमें दूसरी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को काट देते हैं क्योंकि इससे दूसरा नहीं पूछा जाता है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियाँ स्थित है। दोस्तों हमें बताना है कि शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि हमें देखने को मिलेगी, सिंधिया की, होलकर की, गोंड वंश की, या परमार वंश की। तो ये हमें बताना है दोस्तों किसकी समाधियाँ हमें देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हमें सिंधिया की हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, शिवपुरी में क्या है दोस्तों, हमें सिंधिया की देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो माधवराव सिंधिया और उनकी माँ दोस्तों साख्या राजे सिंधिया, ये दो दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। किसकी दोस्तों, माधवराव सिंधिया और उनकी माता महारानी साख्या राजे सिंधिया, इन 2 व्यक्तियों की समाधि हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। ठीक है, राजकीय मछली महासीर के लिए संबंधित क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, चित्रा, टोर, टेक्टोना और वाटकुट। ठीक है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये टोर से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या दोस्तों, हमें टोर से संबंधित प्रजाति हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है ना, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। राइट। एराट किस अंचल की लोक चित्रकला है। तो दोस्तों पूछा रहा है कि जो एराट है, एराट किस अंचल की लोक चित्रकला है, या लोक चित्रकला हमें देखने को मिलेगी, निमाड़ की, बुंदेलखंड की, मालवा की, या बघेलखंड की। तो ये दोस्तों हमें कहाँ की देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा क्या है, ये एराट हमें निमाड़ क्षेत्र की देखने को मिलेगी। तो निमाड़ क्षेत्र की हमें देखने को मिलेगी। राइट। तो निमाड़ क्षेत्र की जो चित्रकला हमें देखने को मिलेगी, तो एराट क्या है दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र की चित्रकला देखने को मिलेगी। एराट क्या है दोस्तों, हमें निमाड़ क्षेत्र की चित्रकला देखने को मिलेगी। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है कि जो कौन सी करंट है या स्ट्रीम है जिसको उसके काले पानी के कारण ब्लैक करंट या ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि क्यूरोसियो, अंटार्कटिका धारा, गल्फ धारा, या कैलिफोर्निया की धारा। तो ये बताना है। तो दोस्तों क्यूरोसियो की धारा है वो उसका पानी ब्लैक होने के कारण उसको क्या है, ब्लैक धारा भी कहते हैं। तो दोस्तों क्यूरोसियो धारा को क्या हम ब्लैक धारा भी कहते हैं। तो क्यूरोसियो को क्या दोस्तों हम ब्लैक धारा कहते हैं। तो क्यूरोसियो को क्या दोस्तों हम ब्लैक धारा के नाम से भी जानते हैं। स्टार टोपोलॉजी दोस्तों बता, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी में कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, हब का प्रयोग, बीज का प्रयोग, रिपीटर का या राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें बताना है कि हब का, रिपीटर का या राउटर का। दोस्तों हम सबको पता है कि इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी क्या मतलब ये होगा, यहाँ हब लगा रहेगा और इधर इधर सब क्या दोस्तों बन जाएगी स्टार टोपोलॉजी। तो इसके अंदर हब का प्रयोग किया जाता है, ना कि ब्रिज का, ना ही रिपोर्टर का। तो इसका आंसर दोस्तों हब का प्रयोग किया जाता है। राइट। तो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्शन के लिए क्या है, हब का प्रयोग किया जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में महत्व दिया गया है, तो कौन सा हमें देखने को मिलेगा? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, तो दोस्तों जज के समान तो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। तो दोस्तों हमारा पहला इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा 88 का आंसर क्या है दोस्तों? ए, ठीक है। तो दोस्तों भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है उसके समान क्या उपाध्यक्ष के पद को हम वरीयता या उसको दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी ट्रांसमिशन गति सबसे अधिक होती है? तो पूछा है दोस्तों कि सबसे अधिक ट्रांसमिशन गति किसकी होती है, ठीक है। ट्विस्टेड वायर पेयर्स की, कोएक्सियल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर की या माइक्रोवेव की? तो दोस्तों इसका आंसर हमें सी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यस, हमें इसका आंसर हमें सी ही देखने को मिलेगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों, इसकी जो ट्रांसमिसिव स्पीड है, जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो हमें बहुत ज़्यादा फास्टर देखने को मिलेगी। तो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है क्या हमें बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी ऑप्टिकल फाइबर की। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम से, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइंड टेक्स्ट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो जो अंडरलाइन टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आइकॉन, मेन्यू, हाइपरलिंक या सोर्स ड्राइव, इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो सकता है हाइपरलिंक। तो जितने भी दोस्तों अंडरलाइन वाले टेक्स्ट और फोल्डर होते हैं उसको क्या है हम हाइपरलिंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइपरलिंक। तो एक बार फिर से दोस्तों MCQ ये रहा, पढ़ लीजिए। एंड इसका आंसर ये हमारा हाइपरलिंक हमें देखने को मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में? तो 2024 में जो WTO की मंत्री स्तरीय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी उसकी कौन करेगा मेजबानी, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या दोस्तों? UAE। तो ये पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगले साल होगा, ठीक है। तो UAE करेगा दोस्तों WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक की अध्यक्षता, राइट। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ किया? सो दोस्तों किस वायसराय ने राय बहादुर की उपाधि देना शुरू किया? तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन लिटन ने या फिर किसी और ने? तो दोस्तों इसका दूसरा ही अंतर हमें सही देखने को मिलेगा, जो लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन क्या थे? लॉर्ड लिटन ने क्या दोस्तों भारतीयों को उपाधियां देना प्रारंभ किया। वह जनजाति जिसका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला था। दोस्तों ऐसी जनजाति का नाम बताना है कि उनका नाम जो है प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला। तो गोंड, भील, अंगा, कीकर, ये हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? तो दोस्तों हम गोंडवाना लैंड्स हमें पता है, तो गोंड को क्या उनकी गोंडों को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड और ये गोंड, ठीक है, ये उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला, तो ये हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम किडफिसस है ना, बिम किडफिसस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान से दोस्तों बिम किडफिसस है ना, बिम किडफिसस का सिक्का हमें प्राप्त हुआ है? विदिशा से, सागर से, सिवनी से, होशंगाबाद से। तो ये हमें बताना है दोस्तों कि कहाँ से हमें ये सिक्का हमें देखने को मिलेगा। तो ये सिक्का हमें कहाँ से देखने को मिलेगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं हम कि ये सिवनी और होशंगाबाद ये दो जगह से तो हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब सागर और विदिशा में 50-50 का चांस ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? विदिशा से। तो विदिशा से दोस्तों हमें बीमा किडफिसस का सिक्का हमें देखने को मिला है, राइट। अब रैदास, सेना, कबीर ये सब किसके अनुयायी थे? तो रैदास हुआ, सेना हुए और कबीर। तो रैदास और कबीर किसके अनुयायी हमें देखने को मिलेंगे? नामदेव के, शाह हुसैन के और बल्लभाचार्य के या रामानंद के? सो दोस्तों हम एलिमिनेशन यहाँ भी करेंगे, बल्लभाचार्य और हुसैन ये दोनों के तो नहीं थे, लेकिन अब नामदेव और रामानंद। सो दोस्तों ये हमें क्या रामानंद के हमें डिसाइपल देखने को मिल सकते हैं। तो 95 का आंसर हमें डी देखने को मिलेगा, राइट। तो क्या है? कबीर तो क्या एक प्रकार के मुस्लिम बुनकर हमें देखने को मिलेगा। सेना एक नाई थे, ठीक है। साधना एक कसाई था, ठीक है। और रैदास एक मोची था, ठीक है। और धन्ना एक किसान था, नरहरी एक सुनार था और पीपा क्या है? एक राजपूत राजकुमार था। तो ये सब के सब क्या है? रामानंद के अनुयायी थे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि रामानंद के अनुयायी हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर की। तो कबीर तो एक मुसलमान थे और बुनकर थे। सेना की यदि बात करें तो सेना एक नाई था और साधना एक कसाई था, ठीक है। और रैदास एक मोची था। तो कबीर मुस्लिम एक बुनकर था, रैदास मोची था और धन्ना एक किसान था, ठीक है। और नरहरी सुनार था और पीपा राजपूत राजकुमार था, ठीक है। ये सब के सब क्या है? रामानंद के अनुयायी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। रामानंद क्या है? उत्तर भारत के पहले महान संत भक्त थे, ठीक है। संत भक्त से हमें, और ये रामानुज के शिष्य थे। अब जो रामानंद खुद रामानुज के शिष्य हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब ये रामानंद खुद क्या है दोस्तों? इसके रामानुज के शिष्य हमें देखने को मिलेंगे। तो अब ये हमें रामानुज के शिष्य हमें देखने को मिलेंगे, रामानंद, ठीक है। भोपाल रियासत के विलय के समय
इस क्षेत्र का नवाब कौन था? जब दोस्तों भोपाल रियासत का विलय हुआ तब हमें कौन व्यक्ति इसका दोस्तों हमें नवाब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को हमीदुल्ला। तो दोस्तों ये हमीदुल्ला इस समय का हमें नवाब देखने को मिलेगा जब भोपाल रियासत का विलय किया गया, ठीक है। तो याद रखना है हमीदुल्ला। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो दोस्तों हम सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल इसके लिए है। तो आर्टिकल 315 से लेकर दोस्तों हमें देखने को 315, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। तो अब बताना है कि हटाया जाना और निलंबन, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हमें 316 और 17, तो 316 इसका आंसर हो सकता है या 318, ठीक है। तो पहले एलिमिनेशन का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, तो ठीक है 316 या 17 या 18, तो 319 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यदि हमें ये चीज़ पता है कि 315 से लेकर 320-21 में तो सब शुरुआत में लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। फिर 16 के बाद उसमें नियुक्ति के बारे में हो तो 2000 और फिर 17 में उसकी क्या है निलंबन की बात हो सकती है। तो दोस्तों हम गैस करके भी क्या है 315 और उसके ये दोनों को हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, दो हमारे पास इन दो में से क्या एलिमिनेट करके हम सही तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर हमें 317 हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब तक सर्वोच्च न्यायालय की जांच हो जाए और राष्ट्रपति के परामर्श पर ऐसी रिपोर्ट मिल जाए। तो दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 317 के माध्यम से हटा सकता है किसे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा संचालित संयंत्रों का प्रयोग शल्य चिकित्सा नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। ये पूछा है दोस्तों कि कंप्यूटर के द्वारा संचालित यंत्र मतलब छोटे छोटे रोबोट की बात करें छोटो, तो ये भी क्या शल्य चिकित्सा में नाजुक शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का नाम पूछा रहा है कि इसे क्या बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स, सिमुलेशन, फोरकास्ट या फिर कंप्यूटर लॉ, कंप्यूटर फोरेंसिक। तो दोस्तों हमें ये सब पहला ये दोस्तों हमें क्या दोस्तों इनको हम हटा सकते हैं। इसका आंसर रोबोटिक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें रोबोटिक ही देखने को मिलता है। दोस्तों छोटे छोटे जो रोबोटिक्स हैं इनके माध्यम से क्या हम शल्य चिकित्सा या हेल्थ सेक्टर में क्या है हम उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है 99वां कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर NH40 नहीं गुजरता? तो ये फालतू क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ दो। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिसके लिए आर्टिकल हमें डेडिकेट मिलेगा वही हमारा क्या होता है, संवैधानिक निकाय होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो यस दोस्तों इसके लिए आर्टिकल 338 हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के लिए हमें देखने को मिले, तो ये हमारा क्या है, संवैधानिक आयोग देखने को मिलेगा। ये दोस्तों एक्ट से बना है, ये भी दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये भी एक्ट से बना है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार ये भी एक्ट से बना है। तो दोस्तों क्या है हमारा ओनली 3 आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो महिला आयोग तो हमें दोस्तों क्या है सांविधिक देखने को मिलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 जहाँ भी हम पहले उसको काटेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर है इसलिए इसको हम पहले काटेंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक तो माइनॉरिटीज़ के लिए दोस्तों अभी भी कोई भी लॉ नहीं, हमें कोई भी हमें वो नहीं देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी 3 है उसको भी हम हटा देंगे, तो ये भी यहाँ भी हमें 3 देखने को हटाएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, हमें ओनली ए देखने को मिलेगा। तो ओनली 1, तो ओनली 1 क्या है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 1 क्या है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सॉरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये ओनली 1 हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा आर्टिकल 338 में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के दोस्तों हमारे ये 100 क्वेश्चन MCQ हो गए हैं आज के मॉक टेस्ट के। आई होप दिस मॉक टेस्ट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर रिविजन एंड फॉर गेटिंग अ न्यू फैक्ट एंड आइडियाज़, ठीक है। सो दोस्तों यदि वीडियोस लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।